नमस्कार। आज हम भारत के संविधान यानी उस किताब की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए नियमों का आधार है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए काफी गहरे नोट्स हैं। जी, काफी विस्तृत है। एक हमें 1773 से लेके 1947 तक के उस लंबे सफर पर ले जाता है जहां इस संविधान की कह सकते हैं नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत हमें सीधे 1950 में लागू हुए संविधान के दिल में ले जाता है। मतलब इसकी क्या खासियतें हैं, हमारे अधिकार क्या हैं और सरकार का पूरा ढांचा कैसे काम करता है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन इन नोट्स के जरिए एक बड़ा सवाल समझना है। क्या? कि एक ऐसी कंपनी के नियमों से शुरुआत करके जो यहां सिर्फ व्यापार करने आई थी, आप इतने बड़े और विविध देश के लिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान कैसे बनाते हैं। चलिए इस सफर को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो इन नोट्स में मुझे चौंकाती है वो ये है कि संविधान की कहानी 1947 से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो बहुत पहले लगभग 1773 में शुरू हो जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। जी ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक ताकत से कहीं ज्यादा बन चुकी थी। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस दौर के जो कानून थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ, वो भारतीयों को अधिकार देने के लिए नहीं थे। उनका असली मकसद था ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसना। अच्छा। कंपनी भारत में इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी कि लंदन में बैठी सरकार को डर लगने लगा था कि ये कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो ये सारे शुरुआती एक्ट दरअसल एक अंदरूनी पावर स्ट्रगल थे। मतलब ये कि भारत के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत ही इस बात से हुई कि एक प्राइवेट कंपनी को कैसे काबू में किया जाए। जी। तो फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया जिसके बारे में नोट्स कहते हैं कि इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार ही खत्म कर दिए। हाँ, यहीं से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 1833 तक ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया था कि भारत पर शासन करना अब सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक प्रशासनिक काम है। तो उन्होंने कंपनी को कहा, अब आप सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से भारत का शासन चलाएंगे, चाय और चीन का व्यापार भूल जाइए। यहीं से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सरकार की नींव पड़ी, जिसका मुखिया गवर्नर जनरल होता था। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके ठीक बाद 1858 में सब कुछ बदल गया। हाँ, यहाँ नोट्स में लिखा है, कंपनी का शासन समाप्त, सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये सिर्फ एक मोड़ नहीं था, ये कहानी का पूरा रुख बदल देने वाला पल था। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। सही। उन्हें समझ आ गया कि कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो 1858 के कानून ने कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और भारत को सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन ले आया गया। वायसराय का पद बनाया गया। हाँ, वायसराय का पद बनाया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। एक तरह से भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती हीरा बन गया। इसके बाद के कानूनों में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, धीरे धीरे भारतीयों को शासन में शामिल करने की एक धीमी प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत धीमी। लेकिन 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है, इस पर आकर गाड़ी अटकती है। नोट्स में भी इसे काफी विवादास्पद बताया गया है। इसमें एक शब्द है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ये क्या बला थी? ये ब्रिटिश राज की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा कानूनी हथियार था। इसे समझने के लिए राजनीति की गहराई में जाना होगा। अच्छा। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। इसका मतलब ये था कि उन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे। और वोट भी? और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही दे सकते थे। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक नेता को जीतने के लिए पूरे इलाके के लोगों की जरूरत नहीं थी, बस अपने धर्म के लोगों का वोट चाहिए था। ये तो शुरुआत से ही समाज को तोड़ने वाली बात लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसने राजनेताओं के लिए जो इंसेंटिव था, जो प्रोत्साहन था, वही बदल दिया। अब उनका मकसद एक अच्छा प्रतिनिधि बनना नहीं, बल्कि अपने समुदाय का सबसे बड़ा नेता बनना हो गया। इसने भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर विभाजन के ऐसे बीज बोए जिनका जहर हम दशकों बाद तक देखते रहे। और इस लंबे सफर के बाद हम पहुंचते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर। जी। हमारे स्रोत इसे भारतीय संविधान का आधार या ब्लूप्रिंट कहते हैं। जी। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती जी। कि एक आजाद देश के संविधान की नींव उसके ही उपनिवेशकों द्वारा बनाए गए कानून पर रखी गई हो? क्या संविधान सभा में इस पर बहस नहीं हुई कि सब कुछ नए सिरे से क्यों ना बनाया जाए? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, और हाँ, इस पे खूब बहस हुई थी। कई नेता चाहते थे कि हम ब्रिटिश विरासत को पूरी तरह से खारिज कर दें। हाँ,
स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यवहारिक सोच रखने वाले नेता थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, उनका मानना था कि हम पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करें। 1935 का एक्ट लगभग एक दशक से भारत में लागू था। अच्छा। और देश का जो प्रशासनिक ढांचा था वो इसी पे चल रहा था। एक नया सिस्टम बनाने में सालों लग जाते और उस वक्त देश को स्थिरता की जरूरत थी। तो ये एक तरह से व्यावहारिकता और विचारधारा के बीच का चुनाव था। बिल्कुल। उन्होंने 1935 के एक्ट की हड्डियों, मतलब उसका जो प्रशासनिक ढांचा था, उसको ले लिया, लेकिन उसमें आत्मा भारत की डाली। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर एक संघीय व्यवस्था का विचार, राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, भारतीय रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं की स्थापना, ये सब 1935 के एक्ट से ही आए। ये एक तैयारशुदा ढांचा था जिसे उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया। तो इस लंबी और जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद 1947 में आजादी मिली। अब चुनौती थी अपना संविधान बनाने की। सबसे बड़ी चुनौती। यहीं पर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भूमिका आती है। ये कोई छोटी मोटी कमेटी तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। वो भारत की सबसे बेहतरीन दिमागी ताकतों का संगम थी, कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम संविधान का मसौदा लिखना था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस सभा में हर विचारधारा, हर क्षेत्र के लोग थे और उन्होंने लगभग 3 साल तक हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर बहस की। 3 साल? हाँ, वो बहसें आज भी हमारे लिए एक खजाना है, जो बताती हैं कि उन्होंने हर फैसला कितनी गहराई से सोच समझ कर लिया। नोट्स में एक और दिलचस्प बात तारीख को लेकर है। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। जी। लेकिन उसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीने का इंतजार क्यों? क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सिर्फ कानून नहीं, प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं। अच्छा। 26 जनवरी की तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व था। 1930 में इसी दिन लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और पहली बार आजादी की शपथ ली थी। ओहो। तो उस दिन की याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक भावना थी, एक वादा था जो उन्होंने खुद से किया था। तो अब हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं। एक बात जो हमेशा कही जाती है और जिस पर अक्सर आरोप भी लगता है, वो ये है कि हमने अलग अलग देशों से चीजें उधार ली हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन बात है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। क्या ये सच में बस एक कट कॉपी पेस्ट का काम था? ये सवाल संविधान सभा में भी उठा था और डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि किसी भी संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे लोकतंत्र या अधिकार, वो किसी देश की बकौती नहीं है। ये पूरी मानवता की साझा विरासत है। सही बात है। सवाल ये नहीं है कि आपने विचार कहाँ से लिया, सवाल ये है कि क्या आपने उसे अपनी मिट्टी और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला है या नहीं। तो ये नकल नहीं बल्कि प्रेरणा थी। सही शब्द है, अनुकूलन, एडेप्टेशन। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से वो चीजें चुनी जो भारत जैसे विविधता भरे और गरीब देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। जैसे? मिसाल के तौर पर हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, लेकिन हमने उनके राजा की जगह एक चुने हुए राष्ट्रपति को रखा जो हमें एक गणराज्य बनाता है। तो ये एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। अच्छा, नोट्स में एक और बात पे काफी जोर है जो मुझे हमेशा से थोड़ी उलझन में डालती है। बताइए। लिखा है कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मक है। ये तो विरोधाभासी लगता है। कोई चीज एक ही समय में दोनों कैसे हो सकती है? इसे ऐसे समझिए कि भारत एक ऐसे परिवार की तरह है जहां सभी सदस्यों यानी राज्यों को अपनी आजादी और अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन परिवार के मुखिया यानी केंद्र के पास ये अधिकार है कि संकट के समय में वो कड़े फैसले ले सकें। संघात्मक हिस्सा ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। राज्य अपने मामलों में स्वतंत्र हैं। और ये एकात्मक झुकाव? वो क्या है? वो है इमरजेंसी ब्रेक, जो सिर्फ केंद्र सरकार ही खींच सकती है। जैसे आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। अच्छा।
या फिर राज्यपाल का पद जो केंद्र का प्रतिनिधि बनकर राज्यों पर नजर रखता है, या ये तथ्य कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ये सब इसलिए किया गया ताकि देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। ये दिलचस्प है। अब एक और गहरी बात है। उद्देशिका यानी प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो संविधान के सार को पकड़ता है। उद्देशिका जो है वो संविधान का दर्शन है, उसकी वैचारिक आत्मा है। फिलॉसफी। हाँ, फिलॉसफी। वो एक खूबसूरत कविता की तरह बताती है कि हम भारत को कैसा देश बनाने का सपना देखते हैं, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमारे आदर्श है। और अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 उस कविता को हकीकत बनाने की गारंटी है। वो संविधान की व्यावहारिक आत्मा है। प्रैक्टिकल आत्मा। बिल्कुल। ये वो असाधारण शक्ति है जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देती है। इसके बिना मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार रह जाते। निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? बिल्कुल, और ये रिश्ता बहुत गहरा है। मौलिक अधिकार यानी भाग 3 वो है जो नागरिकों को राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। और ये कानूनी तौर पर लागू होते हैं? हाँ, ये कानूनी रूप से लागू होते हैं। नीति निदेशक तत्व यानी भाग 4 सरकार के लिए एक नैतिक कंपास है। अच्छा। ये बताते हैं कि एक अच्छा शासन कैसा होना चाहिए और एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन देश के शासन के लिए मूलभूत है। और मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में है और बाद में जोड़े गए, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। वो हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो अगर हम इसे एक लाइन में समझें, अधिकार वो हैं जो देश हमें देता है, निदेशक तत्व वो हैं जो देश को करने चाहिए, और कर्तव्य वो हैं जो हमें देश के लिए करने चाहिए। ये तीनों मिलकर ही एक संतुलित और जिम्मेदार लोकतंत्र बनाते हैं। तो हमने लगभग 200 साल की यात्रा को देखा, एक कंपनी के व्यापारिक नियमों से शुरू होकर एक विशाल और विविध राष्ट्र के लिए एक पूरी शासन व्यवस्था की किताब बनने तक का सफर। जी। हमने देखा कि कैसे ये दुनिया भर से प्रेरणा लेता है, पर फिर भी पूरी तरह से भारतीय है। कैसे ये केंद्र और राज्यों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है और नागरिकों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है। और अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि संविधान कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। नहीं, ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 इसीलिए है ताकि ये समय के साथ बदल सके, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि बदलाव के नाम पर आप संविधान की मूल आत्मा को ही नष्ट न कर दें। इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार हमारे स्रोतों से निकलता है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जो आज उद्देशिका का इतना अहम हिस्सा हैं, जी, वो मूल संविधान में है ही नहीं। जी नहीं, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। मतलब संविधान लागू होने के 26 साल बाद। सही। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। समय के साथ किसी संविधान की आत्मा का अर्थ या उसकी व्याख्या कैसे बदलती है, और ये बदलाव किसी राष्ट्र की अपनी पहचान की यात्रा के बारे में क्या बताता है।